हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। राज तरंगणी के लेखक हैं कल्हड़। काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में मनाया गया। इसे काला नमक चावल महोत्सव कर लीजिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ओडीओपी योजना के तहत ये मनाया गया। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अल्ब्रस। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड बम्बू डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है विश्व बांस दिवस। बांस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बांस से क्या क्या चीज़ें फायदेमंद होती हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को। बांस को घास की श्रेणी में रखते हैं और इसलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी घास कहा जाता है। ओके, तो इस बार दोस्तों इसका 12वां संस्करण मनाया गया। 2009 से मनाया जाना ये शुरू हुआ है और इस बार किसकी थीम रखी गई है? हैशटैग प्लांट बम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बम्बू। कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों बांस जो होता है ये पिओसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास होती है। 115 से ज़्यादा जेनेरा और 1400 से ज़्यादा प्रजातियां इसकी होती हैं, दुनिया में पाई जाती हैं। अच्छा, अभी प्रोजेक्ट बोल्ड आया था। प्रोजेक्ट बोल्ड ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने इसे लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, राजस्थान सरकार की बोल्ड योजना जो है किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डेज आया है तो इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज का करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले 2 सितंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व नारियल दिवस। फिर 5 सितंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। कौन कौन से? एक तो मनाया गया दोस्तों भारत में टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर, और एक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल चैरिटी डे, मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर। इसके बाद 8 सितंबर आता है जब हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद 9 सितंबर को दोस्तों हिमालय दिवस मनाया गया और फिर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। इसके बाद इस बार 11 सितंबर को, इस बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रत्येक सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ओके, इसके बाद दोस्तों आता है 14 सितंबर जब हम लोग मनाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इसके बाद 15 सितंबर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डे, लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। और फिर इसके बाद अभी 16 सितंबर को मनाया हम लोगों ने वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ओके, और 17 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया, और अब विश्व बांस दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों जो कि बीजिंग 2022 में होना है, इसका ऑफिशियल मोटो क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑफिशियल मोटो, आधिकारिक मोटो दोस्तों लॉन्च हो चुका है जो कि है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। बीजिंग 2022 में दोस्तों होना है शीतकालीन ओलंपिक खेल। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, ये बीजिंग 2022 का ओलंपिक का है मस्कट और ये जो है ये पैरालंपिक का मस्कट है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बीजिंग पैरालंपिक के बारे में बात कीजिए और ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी ओलंपिक होता है जस्ट उसके बाद पैरालंपिक होता है। अब ये 2022 में क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये विंटर वाला है। ठीक है, अभी जो आयोजित हुआ ये समर ओलंपिक था। ठीक है, समर था, समर वाला ही मेन होता है। जब आपके सामने कभी ओलंपिक में लिखा ना रहे कि शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन, तो आपको बाय डिफॉल्ट ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक ही समझना है। जब लिखा रहे शीतकालीन तभी आपको शीतकालीन समझना है। तो फिलहाल शीतकालीन ओलंपिक या कहें विंटर ओलंपिक होना है बीजिंग में, चाइना में।
ओके, कब होगा? 2022 में होगा। अच्छा, पिछला वाला कब हुआ था? तो इसके 4 साल पहले हुआ था, 2018 में। ठीक है, 4-4 साल के अंतराल पर होता है। तो विंटर वाला है तो विंटर वाले के 4 साल पहले पिछले विंटर हुआ होगा। कहां पर हुआ था? प्योंगचोंग, दक्षिण कोरिया में हुआ था। अगला वाला कब होगा? अगला वाला इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में होगा, कोर्टिना इटली में होगा। ठीक है, मिलान कोर्टिना इटली में। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं ओलंपिक मस्कट की। तो देखिए, मस्कट जो है ये ओलंपिक का, जो बीजिंग ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक, इसका मस्कट है बिंग डुएन डुएन। कौन है? बिंग डुएन डुएन, ये है भाई साहब। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए पैरालंपिक का मस्कट कौन है, तो वह है सुए रॉन रॉन। क्या? सुए रॉन रॉन, ये जो है ये है मस्कट। ओके, अच्छा, ऐसे ही ठीक क्या आपको टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में उसका मोटो और उसका मस्कट और पैरालंपिक का मस्कट याद है? नहीं याद है तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ऑफिशियल मोटो जो था टोक्यो ओलंपिक का और पैरालंपिक का, वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, मोटो सेम ही होता है दोनों का, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, केवल मस्कट चेंज होता है। तो ऑफिशियल मोटो उसका था यूनाइटेड बाय इमोशन, और ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक का जो मस्कट था वो था मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। और पैरालंपिक का मस्कट था सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी था उसका मस्कट। याद रखना है, नाम पूछा जाएगा जरूर। और ओलंपिक पैरालंपिक मैंने आपको वीडियो तो दी ही है, आप देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खोला गया? तो ये खोला गया है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। ये भारत का 61वां और नागालैंड का पहला STPI सेंटर है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर है। ये सेंटर क्यों खोला गया है? तो सॉफ्टवेयर फील्ड में आने वाले टाइम में आने वाले जो युवा हैं उनको सॉफ्टवेयर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना, साथ ही साथ उससे रिलेटेड रोजगार वगैरह के अवसर प्रदान करना भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी। तो इसलिए इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है नागालैंड में। नागालैंड आया है तो हम लोग नागालैंड के बारे में जानेंगे। कोहिमा इसकी राजधानी होती है। देखिए मैप में है कहाँ पर नागालैंड, ये है नागालैंड, मणिपुर के जस्ट ऊपर। 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों ये पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो जी। अच्छा, यहाँ के गवर्नर अभी चेंज हो चुके हैं। यहाँ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है जगदीश मुखी जी को, जो कि असम के भी करंट टाइम पर गवर्नर है। ठीक है, तो इनको अभी मिला है। क्यों? क्योंकि RN रवि इनसे पहले थे, और RN रवि कहाँ चले गए? ये तमिलनाडु के बन गए। और तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित कहाँ चले गए? वो पंजाब और चंडीगढ़ के बन गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गवर्नर रवि हाल फिलहाल में चेंज हुए थे। तो RN रवि के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वो चले गए तमिलनाडु में। तो यहाँ पर असम के जो हैं जगदीश मुखी जी, उनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ का भी मिल गया है, नागालैंड का भी। सुधांशु धूलिया जी ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और गुवाहाटी हाईकोर्ट नागालैंड का भी पड़ता है। यहाँ की झीलों के बारे में बात करें तो सिलोई झील है, जुडू झील है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नाटंगी नेशनल पार्क है और फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका नाम याद रखना है। लोक नृत्य में बात करें तो रेंगमा और जेलियांग लोक नृत्य है। अच्छा, नागालैंड से एक पॉइंट याद आ गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का इकलौता ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर निगेटिव में सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जो है वो निगेटिव में है, तो आप बताएंगे नागालैंड। इसके साथ ही इसकी राजभाषा जो है वो दोस्तों इंग्लिश है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 से वर्ल्ड बैंक ने किस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है कि अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं जारी करेगा। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि अब से जारी नहीं की जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है चाइना। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक पर आरोप लगा है कि इसके कुछ ऑफिसर्स जो हैं, कुछ अधिकारी जो हैं, वो चाइना की रैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जांच में पाया भी गया। 2017 में ये आरोप लगा था और जांच में ये चीज़ें मिली भी देखने को कि कुछ बैंक के ही अधिकारी जो हैं वो चाइना की रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहे थे। ठीक है, इस रिपोर्ट में। तो फिर वर्ल्ड बैंक पर जब आरोप लगा तो वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की कि अब से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, 1944 में स्थापित हुआ। डेविड मलपास जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
एमडी और सीएफओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं दोस्तों अंशुला कांत, इनका भी नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला देखते हैं, हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक का विमोचन किसने किया। दोस्तों ये पुस्तक आने वाली है झुम्पा लाहिड़ी की। बहुत ही फेमस राइटर हैं झुम्पा लाहिड़ी, ये पुलित्जर पुरस्कार से भी विजेता हैं। इनकी नई पुस्तक आ रही है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। तो ये हैं इमेज में जो आपको दिख रही है झुम्पा लाहिड़ी जी, ये इनकी पुरानी पुस्तक है वेयर अबाउट्स। अभी ये पिछली वाली अभी एक उपन्यास लॉन्च हुई थी वेयर अबाउट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो वो था ये। लेकिन अभी इनकी नई पुस्तक आने वाली है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार भी पा चुकी हैं, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ही, लेखकों को भी दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। हो सकता है इनके हिसाब से पूछ लिया जाए कि इनको किस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, तो याद रखना आपको इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो इनकी 2000 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये पुस्तक तो आई थी 1999 में, ठीक है, सन 2000 में इनको सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार से। इनका एक और उपन्यास था द नेम सिक, इस पर एक फिल्म भी बनी, मूवी भी बनी, बहुत फेमस हुई थी। देखिए एक बड़े राइटर की खूबी होती है कि उसकी जो उपन्यास आते हैं या पुस्तकें आती हैं उस पर मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, या फिर उनको अगर कोई बड़ा अवार्ड मिला है तो ऐसे राइटर्स को आपको याद रखना है, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी हो गई, चेतन भगत वगैरह हो गए, इन लोग की जो पुस्तक है उनको आपको याद रखना है। ओके, लोग सोचते हैं कि इतनी सारी पुस्तकें आती हैं किसका किसका याद करें, तो मेरी तो पूरी कोशिश रहती है आपको बार बार रिवीजन कराते रहूं, लेकिन फिर भी जो उसमें जो बहुत चर्चित पर्सनालिटी हो उसकी जो कोई पुस्तक आए तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में LIC ने, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रगति नाम का एक मोबाइल ऐप। इसने दोस्तों अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए ये लॉन्च किया है, जो इसके विकास अधिकारी हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया है प्रगति नाम का मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, ये काम कैसे करेगा, ये दोस्तों जो उसके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो काम करते हैं LIC में, उनको अगर प्रीमियम कलेक्शन से जुड़ी जानकारियाँ लेनी होगी, एजेंसी एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर जो कोई भी बिजनेस रिलेटेड जो कोई जानकारियाँ लेनी होगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी प्रगति नाम के एप्लीकेशन पर। ओके, तो LIC ने इसे लॉन्च किया है। LIC के बारे में चलिए जानते हैं कुछ चीज़ें। जैसे स्थापना उसकी 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष हैं MR कुमार जी, और ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसका भी IPO भी लॉन्च होने वाला है। अच्छा, अभी एक खबर आई थी कि LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार जी, इनका दोस्तों कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, कार्यकाल भी इनका बढ़ गया है। इसने अभी हाल ही में आनंदा ऐप भी लॉन्च किया था, LIC ने आनंदा ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी आरोग्य रक्षक योजना इसने लॉन्च की थी, ठीक है। इसने दोस्तों अभी सरल पेंशन योजना लॉन्च की थी LIC ने ही। अच्छा, LIC में अध्यक्ष का पद जो है, अब इसे अध्यक्ष ना कह करके आगे आने वाले समय में MD और CEO कहा जाएगा, जैसे बैंकों वगैरह में कहा जाता है ना, वैसे इसमें भी कहा जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होंगे, अब उनकी सेवानिवृत्ति जो होगी यानी रिटायरमेंट की जो एज होगी, वो एज लिमिट दोस्तों 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो LIC से रिलेटेड हैं। LIC क्योंकि बड़ी संस्था है, इससे रिलेटेड अक्सर चर्चे में न्यूज़ आती रहती हैं, तो आपको एक कॉलम बना लेना है, LIC से रिलेटेड चीज़ों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अभी इसने एक EPGS भी शुरू किया था, EPGS नाम का एक IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में शुरू हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ है सूर्य किरण 15। भारत और नेपाल के बीच में ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, भारत और नेपाल के बीच में ही होता है ये सूर्य किरण नाम का सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होगा, 20 सितंबर को आयोजित होगा। इस बार का ये 15वां संस्करण है। नेपाल में दोस्तों पिछला संस्करण आयोजित किया गया था 2019 में, 2020 वाला जो था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो अब हो रहा है 15वां संस्करण 2021 में। नेपाल के बारे में बात करें तो राजधानी है काठमांडू, जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है, रक्षेस जिसे कहते हैं हम लोग। नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और मुद्रा है नेपाली रुपया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने इसे शुरू किया है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसे लॉन्च किया है, एल्डर लाइन 14567 नाम का हेल्पलाइन। ओके, देखिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं एल्डर लाइन नाम का ये एक योजना है, एक हेल्पलाइन शुरू की गई है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ये बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया गया है, जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया है, खास करके जो जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग हैं उनके लिए। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दोस्तों अभी कल भी क्वेश्चन आए थे, कल आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराया गया था। कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। जैसे कि याद रखना है, मनोज सिन्हा जी दोस्तों ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पहले नंबर के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जब ये यूनियन टेरिटरी बना तब बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन उनको अभी वर्तमान में कैग नियुक्त कर दिया गया है। भारत के वो 14वें नंबर के कैग हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, कैग और सीजीए, सीएजी और सीजीए दोनों में अंतर होता है। सीजीए भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? दीपक दास। दीपक दास, ये नई नियुक्ति हुई है, तो इस वजह से इसको आपको याद रखना चाहिए। इतना क्लियर है। जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा और जानिए। देखिए न्यू इंडिया के मैप में अब कैसे है जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है इतना लद्दाख का पोर्शन। ओके, 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऑफिशियल तरीके से यूनियन टेरिटरी घोषित हो गए। देखिए ये हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी उधर पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की कैपिटल है दोस्तों श्रीनगर और जम्मू। यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी नहीं है, कारण ये है विधानसभा तो है लेकिन अभी यहाँ पर तब से चुनाव नहीं हुआ जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है। अभी तक इस पर उपराज्यपाल का ही शासन चल रहा है। ओके, मनोज सिन्हा जी ये रहे, पंकज मित्तल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। दोनों के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। डल झील, वुलर झील, ये सभी झीलें यहाँ पर हैं और डल झील पर ही अभी एसबीआई का एटीएम खोला गया था। कल ही मैंने आपको बताया एसबीआई ने फ्लोटिंग एटीएम खोला था डल झील पर। ओके, अच्छा एक और पॉइंट बहुत अच्छा है, उसको याद रखना चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं दोस्तों जहां पर विधानसभाएं हैं, लेकिन बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर विधानसभाएं नहीं हैं। ओके, दच्चीग्राम नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में ही है। सलीम अली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। जोजिला, बर्निहाल, ये दर्रे भी यहीं पर हैं। क्लियर? अच्छा, किताबें तो दोस्तों आ चुकी हैं, लेकिन बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद भी नहीं थी कि एक ही दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सारी की सारी पुस्तकें एक ही दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अभी वर्तमान में क्लिक करने पर प्रोडक्ट अनअवेलेबल दिखाई देगा, कोई बात नहीं, रीप्रिंटिंग के लिए गई है, ऑर्डर हो चुका है, बस 2 दिन वेट कर लीजिए। 20 के बाद से फिर से लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद से फिर से आपको मिलने लगेगा फ्लिपकार्ट पर। अच्छा, अभी कहाँ पर ले सकते हैं? अभी अगर आप प्रयागराज में रहते हैं, अभी अगर आप लखनऊ में रहते हैं, तो वहाँ पर सभी दुकानों पर दोस्तों किताबें पहुँच चुकी हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट पर अभी आपको नहीं मिल पाएगी। एक ही दिन में आप लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी इस चीज़ की। अपने हिसाब से तो ज़्यादा ही छपवाया गया था, लेकिन पहली बार पब्लिशिंग थी, इस वजह से कम मात्रा में छपवाया गया था और कोई आइडिया था नहीं कितना जाएगा, क्या होगा। तो इस बार फिलहाल फिर से रिप्रिंटिंग के लिए भेज दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस 1-2 दिन वेट करना है, दोबारा से आ जाएगी, दोबारा से आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अलका नांगिया को, किसे? अलका नांगिया जी को नियुक्त किया गया है लघु उद्योग निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष। देखिए ये हैं अलका नांगिया जी। ओके, इनका पूरा नाम है अलका नांगिया अरोड़ा। तो इन्हें NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अभी वर्तमान में MSME मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बहुत बार इसके बारे में बताया हूँ और डायरेक्टली यही पूछ ही लिया गया राजस्थान SI में कि MSME का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको देखिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अक्सर आता रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको कर ले गए, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ टिपिकल वर्ड पूछ लिया जाए, इस वजह से आपको फुल फॉर्म पर भी प्रैक्टिस करना होगा। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इससे पहले ये दोस्तों भारतीय नौसेना में एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम कर रही थी नेवल डकयार्ड में, तो ये भी याद रखना है अलका नांगिया अरोड़ा जी से।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ये एक बड़ी न्यूज है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया बनवारी लाल पुरोहित जी को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बनवारी लाल पुरोहित जी दोस्तों ये पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। ये तमिलनाडु से आए हैं, इससे पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब ये पंजाब के बन गए। ठीक है, अच्छा ये पंजाब के भी बन गए और ये चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने हैं। ओके, तो इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बनवारी लाल पुरोहित जी को। कांग्रेस पार्टी से थे ये और ये सीएम थे वहाँ के। ठीक है, इस्तीफा अभी आप बात करें देखें तो बहुत सारे राज्यों के सीएम ने दे दिया है पिछले कुछ दिनों में। जैसे कि अभी आप देखो उत्तराखंड में तो 2-3 बार हो चुका। ठीक है, वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, फिर पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं फिलहाल के लिए। अभी आप देखो, अभी गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले कर्नाटक के वीएस येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया था। और अभी देखिए अब पंजाब के भी सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। ठीक है, तो इतने तो सीएम ने इस्तीफा दिया है फिलहाल। पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब देख लीजिए, लोकेशन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब। ओके, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ के लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, तो भांगड़ा, धूमल, गिद्धा यहाँ के लोक नृत्य हैं, याद रखना चाहिए आपको। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी पीडीएफ फाइल डिटेल्स के साथ, जैसे ही ये इमेज के साथ सब कुछ आपको दी जा रही है, दिखाई जा रही है, ऐसे ही पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहीं पर आपको हमारी सभी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप रीड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 70 डे की। दस्त-ए-लुट मरुस्थल किस देश में है? आंध्र प्रदेश की लोक कला का क्या नाम है? कोई एक लोक कला बताइए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।